हमारा देश एक ही झटके में आजाद हो गया? अचानक गांधी जी आए और देश आजाद हो गया? नहीं। इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 फेज में चला। यस, अर्ली फेज, असर्टिव फेज और गांधीयन एरा। तो आइए आज समझते हैं अर्ली फेज के बारे में, और वो भी बुलेट की स्पीड से। क्या आप तैयार हैं? चलो। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आईसीएससी बोर्ड 2022 की तैयारी। यस, सुपर स्पीड में करेंगे और यस पूरा चैप्टर करेंगे। फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज किसे नाम दिया गया है? अर्ली फेज या नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट फेज का नाम दिया गया है फर्स्ट फेज। ये फेज 1885 से लेकर के 1907 तक चलता है। सेकेंड फेज आता है, ये 1907 में ही क्यों ये फेज खत्म हो जाता है? क्योंकि 1907 में जो लीडर्स आते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग इन ओपिनियन होते हैं और अपनी बात को मनाने के लिए वो अंग्रेजों का विरोध करने को तैयार होते हैं, मास मूवमेंट करने को तैयार होते हैं। और यहीं पे 1907 पे सूरत स्प्लिट होने वाला है और ये लोग हैं असर्टिव नेशनलिस्ट, इसीलिए इस फेज का नाम है असर्टिव फेज। तीसरा और आखिरी फेज इंडियन नेशनल मूवमेंट का है गांधीयन एरा, जब गांधी जी इंडिया में एंटर कर जाते हैं नेशनल मूवमेंट में 1915 से लेके 1947, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है। तो आइए बिगिन करते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? तो अर्ली नेशनलिस्ट वो लोग थे जो कांग्रेस के स्टार्टिंग ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में जो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे वो अर्ली नेशनलिस्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे पढ़े लिखे, एजुकेटेड, मिडिल क्लास के लोग थे। ज्यादातर लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स, बैरिस्टर्स, ये लोग कांग्रेस के मेंबर्स थे। कुछ एग्जांपल दूं उसमें, चलिए। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एग्जांपल है डब्ल्यूसी बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, रासबिहारी घोष जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो दादा भाई नेहरू जी। इनका पिक्चर तो आप जरा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि पिक्चर स्टडी ऑफ हिस्ट्री भी आपको मालूम होगा, बुक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पिक्चर को ध्यान से देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बिलीफ है अर्ली नेशनलिस्ट का, क्या सोच है इनकी? तो ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश सिस्टम से पढ़ के आए हैं, ब्रिटिश सिस्टम पे विश्वास करते हैं। उनका बिलीफ है कि अंग्रेज न्यायपूर्ण हैं, फेयर प्ले करते हैं, ऑनेस्ट हैं। यस, उनको अंग्रेजों की ऑनेस्टी पे विश्वास है। और तो और वे उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं कल वे हमें हमारा खुद का रूल दे देंगे, कहते हैं होम रूल दे देंगे। और क्या बिलीव करते हैं अर्ली नेशनलिस्ट? वो बिलीव करते हैं कि ब्रिटिश रूल से ही हमें बहुत फायदे मिले हैं। यस, जैसे सती सिस्टम, अनटचेबल सिस्टम, पर्दा सिस्टम अंग्रेजों ने बैन करने में मदद किया, तो इसीलिए उनका बिलीफ है कि ब्रिटिश सिस्टम हैड मेनी बेनिफिट्स। तो क्या अर्ली नेशनलिस्ट कुछ अंग्रेजों के सामने डिमांड रखेंगे? हाँ, उनकी डिमांड करने का तरीका क्या है? प्रेयर, प्लीडिंग्स, रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं। आइए 4 मेजर डिमांड्स जो उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखी, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कानून में क्या बदलाव चाहते थे ये अर्ली नेशनलिस्ट? पहला, एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट द सेंटर एंड एट द प्रोविंशियल लेवल, क्योंकि इसमें चुने हुए मेंबर्स, यस, पीपल्स द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ये वो चाहते थे। दूसरा रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पैसे का रिफॉर्म, आर्थिक रिफॉर्म। क्या चाहते थे आर्थिक नजर से? वो चाहते थे कि अंग्रेज लैंड टैक्स कम करें ताकि फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे बर्डन कम आए। वो चाहते थे कि अंग्रेज आर्मी में अपने खर्चे, जो वेस्टफुल खर्चे हैं, उसे कम करें और उस पैसे को क्या करें? वेलफेयर ऑफ द पीपल में करें। आपको क्या लगता है, अंग्रेज क्या इतनी आसानी से मानने वाले हैं क्या? हाँ, चलिए इसके बाद हम अचीवमेंट्स में जानेंगे कि इनमें से कौन कौन से रिफॉर्म्स अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किए और कौन से रिजेक्ट किए। 2 अभी और डिमांड्स बाकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में मॉडरेट्स, अर्ली नेशनलिस्ट ने डिमांड की रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट। आर्म्स एक्ट जो कि ये कहता था कि सिर्फ अंग्रेज ही क्या कर सकते हैं, वेपन्स रख सकते हैं, इसको क्या करो, बंद करो।
इस एक्ट को वापस लो। लाइसेंस लेना कंपलसरी था इंडियंस को, जबकि ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों क्या थे? डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट थे, यस, भेदभाव वाले एक्ट थे। इसको विरोध करते थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। ICS, यस, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम का कंडक्शन इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह हो, यह भी उनकी डिमांड थी। ये एक जोक मैं आपको सुनाऊं इस पे बेस्ड, थोड़ा समय है हमारे पास ना, चलिए। तो एक लड़के से टीचर ने पूछा, यस, तुम में से किसी एक से टीचर ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बच्चे ने बोला तन करके, सर माय फादर इज ICS इन समर एंड PCS इन विंटर। टीचर हक्का बक्का हो गई, बोली ये कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति ICS भी है और PCS भी है। अरे लड़के ने अपने दोस्तों को बताया धीरे से, अरे जानते नहीं हो, ICS मतलब आइसक्रीम सेलर इन समर एंड PCS इज पोटैटो चिप सेलर इन विंटर। अरे ताली तो बनती है। चलो, जो का पार्ट फोर्थ डिमांड जो कि मॉडरेट असर्टिव नेशनलिस्ट से रखी, और ये थे सिविल राइट्स के मामले में। हमारे जो सिविल अधिकार हैं, यस, जैसे हमें बोलने का अधिकार मिले, हमारे प्रेस का फ्रीडम मिल सके, हम प्रेस में जो भी चाहे वो छाप सकें। और क्या अधिकार मांगा उन्होंने? और मांगा राइट टू असेंबल, कहीं भी हम एकत्रित हो सकें और एसोसिएशंस बना सकें। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इन सारे राइट्स पर रोक लगा रखी थी। तो आइए आगे देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने देश में देश प्रेम पैदा किया, लोगों में राष्ट्र भावना जगाई, यस, क्रिएटेड अवेकनिंग अमंग द पीपल दैट दे बिलोंग टू वन कंट्री। और क्या किया? उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उन्हें बताया डेमोक्रेसी क्या है, सिविल राइट्स क्या है, नेशनलिज्म क्या है। यस, अभी तक हमारे देशवासियों को उनके अधिकार के बारे में नहीं मालूम था। और क्या किया? उनकी वजह से, यस, इस अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स की वजह से ही देश में ICS एग्जाम कंडक्ट होने लगा, जो पहले सिर्फ इंग्लैंड में होता था। और तो और इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया 1892 में, जो सजेशन देने वाला था कि इंडियन काउंसिल्स को रखा जाए कि अबेंडन कर दिया जाए। तो यस, अंग्रेजों ने कुछ बातें तो इनकी सुनी। बट देखते हैं क्या वो मेथड्स अप्लाई किए। जरा ऊपर मत आइएगा, अब सीधे नीचे आ जाइएगा। उन्होंने क्या मेथड्स अप्लाई किए? तो पहला मेथड उन्होंने अप्लाई किया मीटिंग्स करना, है ना, लोगों को स्पीचेस देना, असेंबली करना, सड़क पर जाकर के भाषणबाजी करना। यस, ये बहुत अच्छा लगता था अर्ली मॉडरेट्स को। और क्या करते थे? सरकार को मेमोरेंडम्स जारी करना और समय समय पे लेटर्स और पिटीशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते रहना। ये डिमांड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अंग्रेजों को चिट्ठियों से बस चिट्ठीबाजी करते रहते हैं अंग्रेजों के साथ। दूसरा तरीका क्या था इनके पास अपनी मांगे मंगवाने का? तो दूसरा मेथड था, दे यूज 3 P's। यस, 3 P's, प्रेयर, प्लीडिंग्स एंड पेटिशंस। हाँ, मनाने के लिए रिक्वेस्ट लेटर्स भेजना, बनाना, बार बार आना उनके पास, अंग्रेजों के पास अपनी बातें रखना। और क्या करना? नहीं समझ में आया तो आखिरी रास्ता क्या बचा? अपने कुछ इंडियन लीडर्स को भेज देना ब्रिटेन में। यस, उनमें हमारे दादा भाई नेहरू जी भी थे। यस, ताकि वहां पर तो कम से कम सुने, अपने देश में तो सुने। अब आते हैं, तो इतना उन्होंने प्रयास किया, क्या लोगों ने इनको सपोर्ट किया? मीडिया ने सपोर्ट किया? नहीं, कुछ विरोध भी हुआ, कुछ बुराई भी थी। सबसे बड़ी बुराई थी कि इनके मेथड्स को इनएडुकेट माना गया। ये जो मेथड्स हैं इनके, वो इनएडुकेट हैं, न काफी हैं। इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की दया पे डिपेंडेंट करते हैं। अंग्रेज चाहें तो सुने, चाहें तो भगा दें इन लोगों को। यस, दूसरा क्या था? दे फेल टू अट्रैक्ट मासेस। आम जनता इनके साथ नहीं जुड़ पाई नेशनल स्ट्रगल में, देश की आजादी के लिए पीपल इनके साथ नहीं जुड़ पाए, क्योंकि ये ज्यादातर एजुकेटेड, यस, प्रोफेशनल्स का ज्यादातर संस्था थी उस समय। आम जनता इनके साथ नहीं जुड़ पाई, इसीलिए। अब आते हैं सबसे प्रोमिनेंट, यस, प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट में दादा भाई नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं। यस, इनका फिगर ध्यान से देख लो, इमेज ध्यान से देख लो, इस पे पिक्चर स्टडी भी है। ही स्टार्टेड द धर्म मार्गदर्शक, एक मैगजीन है, और राष्ट्र गौप्तर, एक न्यूज़पेपर है जो उन्होंने स्टार्ट किया था नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। और इनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, आइए तुरंत समझते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई 1866 लंदन में, और यही वो संस्था है जो आगे जाके कांग्रेस में मर्ज भी हो जाएगी। और क्या किया? इनकी वजह से ही, यस, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। यस, ब्रिटिश हाउस
ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कराया गया जिससे आईसीएस एग्जाम न सिर्फ इंग्लैंड में होगा बल्कि इंडिया में भी होने लगा इनकी वजह से। यस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। और ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे कांग्रेस के और ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने और इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में हम पहली बार भारत हमारा है होम रूल अर्थात स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट हम पहली बार मांगे 1906 में। और क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, उनके इंपॉर्टेंट बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यस, इस बुक में उन्होंने बताया ड्रेन थ्योरी के बारे में। इनकी ड्रेन थ्योरी पॉपुलर है आज भी। ये बताती है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, भारत को कैसे धीरे धीरे सोने की चिड़िया से एक कंगाल चिड़िया बना दिया। तो कांग्रेस का सबसे पॉपुलर लीडर कौन था? यस, गोपाल कृष्ण गोखले, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कांग्रेस। क्या रहे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस? सबसे पहले इन्होंने ही ब्रिटिश को मनाया बहुत सारे रिफॉर्म्स करने के लिए। इनकी वजह से ही रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल हो पाया और इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स लाने में। यस, मॉर्ली और मिंटो कौन है? मिंटो वॉइसरॉय थे और मॉर्ली जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे। और इनकी वजह इनको ही क्या बनाया गया? ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के। और क्या किया? ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। और क्या किया? क्यों बनाया सोसाइटी को? टू ट्रेन द इंडियन नेशनल लीडर्स, ताकि वो देश प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सके। तीसरा, ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, ये वो काउंसिल था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बना के पास किया था। इनके एफर्ट्स की वजह से ही देश में टोल टैक्स कम हो गया था और फार्मर्स का लैंड रेवेन्यू भी कम हो गया था। तो अब मेरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, हु इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल मेंटर, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं हिंट दे देता हूं। आज जिन हम 3 अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं यस, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनमें से कोई एक ही है। जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का हमेशा वेट रहता है। एंड मैं आपके हर एक कमेंट का भी जरूर जवाब देखता हूं। शायद आपने देखा भी होगा, मैंने सबके कमेंट पे यस राइट या यस या नो या सुपर जरूर लिखा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यस अल्टीमेट आदमी है मुझे लगता है। यस, सबसे बड़े मुझे लगता है नेशनलिस्ट लीडर का अगर दर्जा दिया जाए मुझे लगता है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देना चाहिए। खुद देश के पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था और इनको अपॉइंट किया गया था मैजिस्ट्रेट एज असम, बट वहां से इनको डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इनको ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। बट सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही वही आदमी थे जिन्होंने देश की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई 1876 में, क्या करने के लिए? ताकि लोगों को एजुकेट कर सके, देश प्रेम, नेशनल कॉन्शियसनेस, देश में यूनिटी की भावना डेवलप करने के लिए इंडियन एसोसिएशन बनाई। और क्या किया? इन्होंने पहली ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बुलाई। देश में सारे पार्ट से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे लीडर्स को बुलाया और इन लीडर्स को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया और इसको जाकर कांग्रेस में 1885 में मर्ज कर दिया। 1885 में कांग्रेस में मर्ज कर दिया। इनकी बुक नेशन इन द मेकिंग और इनका एक न्यूज़पेपर बंगाली, यस, ये दोनों ही सर्व करते हैं किसके लिए? लोगों के पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों का विचार एक तरफ देश प्रेम की तरफ मोड़ने के लिए। और मैंने बताया कि इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देश प्रेम जगाने वाले सर्वोच्च लीडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। यस, इसी तरह से अपने सारे लेसन्स को क्विकली और आईसीएसई बोर्ड 2022 के हिसाब से समझना हो तो यस,
क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। यस, किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ट्राई जरूर करके देखिए। हाँ, इनमें से किसी भी चैप्टर का जो आप समझना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखिए। हाँ, मैथ्स का एग्जांपल दे दूं, लीनियर इक्वेशन आप समझना चाहते हैं, बस टाइप करिए लीनियर इक्वेशन बाय सर तरुण रूपानी। सो थैंक यू once again, subscribe the channel if you have not subscribed. See you, bye.